हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम राजस्थान के इकोनॉमिक रिव्यू, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के थर्ड टॉपिक और सेकंड चैप्टर की बात करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर यानी कृषि और संबंध क्षेत्र से है। किसी भी अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी के तीन पार्ट माने जाते हैं इकोनॉमी के। फर्स्ट जो है प्राइमरी है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, जिसमें ये कृषि आता है। सेकंड जो है वो द्वितीयक है, जिसमें उद्योग इत्यादि आते हैं। और थर्ड जो है वो तृतीयक क्षेत्र है, जिसके अंदर सेवाएं इत्यादि आती है, सेवाएं इत्यादि। तो ये इसके अलावा चतुर्थ और क्विनरी यानी पंचम क्षेत्र भी आता है, लेकिन वो अभी हमारा वो चर्चा का विषय नहीं रहेगा। इंडियन इकोनॉमी देखेंगे तब उसमें करेंगे। तो वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है। हम आपके एग्ज़ाम के मद्देनज़र इसको बहुत ही शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, जिसमें ये है कि काम की चीज़ें हमें मिल जाए। तो जो पहला चैप्टर हमने किया था उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेटेस्ट डेटा जो है हमने देख लिए थे, लेकिन इसमें मैंने कुछ हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है। जो जो काम की चीज़ होंगी वो उसको हम हाईलाइटेड चीज़ों को हम थोड़ा चर्चा भी कर लेंगे। तो मैंने आपको याद कीजिए, जो पहला टॉपिक हमने जो दिया था उसमें हमने जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एक वर्ड बोला था, जिसको हिंदी में कहा जाता है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन, यानी कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था में कृषि कितना योगदान दे रहा है उसकी चर्चा हमने की थी। तो इसमें ये बता रहा है कि 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर जहां हमारा 1.57 लाख करोड़ था राजस्थान में, वो बढ़ के अब जो हुआ है 2.09 लाख करोड़ हो गया। ये डेटा आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, इस पर प्रश्न आ सकता है। एग्रीकल्चर में जो वृद्धि हुई है वो लगभग 7.48 की। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोई भी आंकड़े दो तरह से होते हैं, स्थायी जो मूल्य है या फिर स्थिर मूल्य जिसे कहेंगे, वो 2011 के वो आधार वर्ष या 100 रुपये उसको मानकर किए जाते हैं। और एक है प्रचलित, जिसमें महंगाई शामिल। तो प्रचलित वाले डेटा जो है जनरली नहीं पूछते, इसलिए इसको हम अवॉइड करेंगे। अब ये उसी से जो है वो डेटा वगैरह दिया गया है कि राजस्थान ने कैसा कैसा भारत के उसमें देखा जाए, परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो किस तरह से प्रदर्शन किया है। तो इसको नहीं देखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा बनता नहीं सवाल। सेकंड ये है कि किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल वैल्यू क्रिएशन होता है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी का निर्माण होता है, उसमें भी अगेन प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्रों का योगदान रहता है। तो कृषि का क्षेत्र कितना योगदान रहा था, तो वो था 2011-12 में जो कृषि का जो प्रतिशत था, और उसके जो जो पार्ट आते हैं कृषि के, प्राथमिक के अंदर कृषि, पशुधन, मत्स्य की, वानिकी, ये सब चीज़ें आती है, तो उनका कितना रहा। तो ये वाला डेटा आपको याद रखना है, 28.95। 2022-23 में इतना 100 रुपये अगर हमने राजस्थान में निर्मित किया है, तो लगभग 28 रुपये 95 पैसे हमने किए, जिसमें फसल, पशुधन, मत्स्य की, वानिकी और लॉगिंग, मतलब आपकी क्रॉप्स भी आ जाएंगी, लाइव स्टॉक भी आ जाएगा, फिशरी भी आ जाएगी, और फॉरेस्ट्री एंड लंबरिंग भी आ जाएगी। उसी का डेटा यहाँ पर दिया गया है। तो ये प्रचलित मूल्यों पर यहाँ पर दिया गया है। प्रचलित मूल्य यानी इसमें महंगाई शामिल है। प्रचलित मूल्यों पर लगभग इतना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करती है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है 100 में से अगर देखा जाए तो 46% के आसपास तो है वो फसलें हैं, और लगभग 46.41 के आसपास जो है वो पशुधन है। लगभग बराबर है, पशुधन फिर भी ज़्यादा है। ये इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब 2011-12 को आधार वर्ष मानकर कितना ग्रॉस वैल्यू, जो हमने ग्रॉस वैल्यू ने कितना हमने, जिसको बोला जाता है ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो किया है, वो अगेन वही वाला डेटा है। इसको थोड़ा सा इन्होंने टेबल में यहाँ पे बताया। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जानी है। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये डेटा है 331, ये बढ़ के हो गया 849। हर क्षेत्र के अंदर, जैसे फसलों में, जैसे यहाँ पे इतना वैल्यू एडिशन हमने किया था करोड़ रुपए में देखा जाए, लगभग जो है 73,000 करोड़, ये बढ़ के यहाँ पे 96,000 करोड़ हो गया। तो इतना ही डेटा आपको याद नहीं रहेगा, आपको परसेंटेज ग्रोथ याद रखनी है। परसेंटेज ग्रोथ में यानी फसलों में 2011-12 के मुकाबले जो CAGR है वो 2022 में लगभग 10 वर्षों में यहाँ पे खाली 2.5 का जो है वो ग्रोथ हुई है, जबकि पशुधन में आप देखोगे तो 10.17 है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। सबसे ज़्यादा आपसे पूछ सकते हैं, सबसे ज़्यादा पशुधन में हुआ है, दूसरा जो है मत्स्यिकी में हुआ है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी। बाकी ये इनको चीज़ों को मत याद रखिए। इसमें कोई प्रश्न अगर आएगा तो जितनी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए उतनी हमने ऑलरेडी कर ली है। फिर भी अगर कुछ ज़्यादा अगर आ जाए तो वो, जैसे इसमें इन्होंने फसलों के हिसाब से दिया, वो आगे आपको जो है उसमें टेक्स्ट में आएगा, जो आपको समझा देंगे। अगेन ये वही ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है, कितना प्रोडक्शन इसमें किया है। इसमें जो 2022-23 की प्रचलित कीमतें जो थी, उसमें
पशुधन के अंदर या लाइव स्टॉक में भी जो पैसा आता है या जो इनकम होती है उसमें भी सबसे ज़्यादा, तो पशुधन में सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो लगभग 82.62% आता है दूध से फर्स्ट। और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो सेकंड नंबर पे आती है पोल्ट्री। सेकंड नंबर वैसे तो हाइड एंड स्किन आता है, मतलब उसमें जो हड्डी और चमड़े का यूज़ होता है उसमें पैसा आता है, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट जो है वो पोल्ट्री वगैरह है। तो ये आपको दूध का ये याद रख सकते हो अगर प्रश्न आए तो ये तो ओवरऑल सिनेरियो था। ओवरऑल सिनेरियो में देखिए कुछ नहीं, आपको मैंने जो अभी तक पहला पॉइंट जो किया उसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। अलाइड सेक्टर यानी संबंध क्षेत्र में यही चीज़ें देखनी है कि जीडीपी का यहाँ जिक्र नहीं करके जीवीए का जिक्र किया है, उसमें कृषि का योगदान कितना है, बस ये याद रखना है। वो मैंने पहले चर्चा आपसे कर ली थी। और ये 2011-12 के आधार मूल्य पर कितना, बस ये एक फैक्ट आपको याद रखना। अब एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड यूज़ का पैटर्न राजस्थान में क्या है इसके बारे में पता होनी चाहिए। लैंड जिस पे खेती की जाती है उसको प्रचलित भूमि जोत कहा जाता है या लैंड होल्डिंग का ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कहा जाता है। उसका जो है बार बार जो है सेंसस होता है। तो राजस्थान में जो रिपोर्टेड एरिया है 2020-21 में वो लगभग इतने लाख है, 342 लाख हेक्टेयर है। हेक्टेयर का मतलब 100 मीटर इंटू 100 मीटर यानी 10,000 जो है मीटर स्क्वायर जो है एरिया रहता है। ये एक स्टैंडर्ड जो है यूनिट है जिसके आधार पर एरिया का मापन किया जाता है। जो हमारे यहाँ पर एकड़, बीघा इत्यादि चलते हैं, पंजाब में किला वगैरह चलता है, जैसे हेक्टेयर जो है सब जगह स्टैंडर्ड माना जाता है। अब इस पे जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएंगी। इसमें यह है कि इस पूरे क्षेत्र में होता क्या क्या है। तो इसमें लगभग 8.8% क्षेत्र पे तो जो है फॉरेस्ट है, 5.86 जो है उसमें कृषि की अतिरिक्त चीज़ें यूज़ की जाती है, 6.91 पर जो है वो ऊसर भूमि यानी काम की भूमि नहीं है। ये अलग अलग इन्होंने डेटा दिए हैं, तो ये आपको इस पाई चार्ट से समझ में आएगा। आपको सिंपल ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा जो राजस्थान का टोटल 342 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है उसमें से ये 52.34 जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट हो जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट के बाद में आपका सेकंड हो जाएगा ये बंजर भूमि में। थर्ड इंपॉर्टेंट जो है आप अगर आप देखोगे तो वो वानिकी में। तो ये पाई चार्ट जो है इंपॉर्टेंट, इस पर प्रश्न बन सकते हैं। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में बताइए कि राजस्थान में भूमि का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है। मतलब सिंपली राजस्थान में जो खेत है, राजस्थान में जो भूमि है वो क्या क्या यूज़ में आती है उसके बारे में डेटा बता रहा है। अब एक वर्ड यूज होता है प्रचलित जोत धारक यानी लैंड होल्डर। फंक्शनल लैंड होल्डर कितने, मतलब ऐसा खेत जिस पे खेती हो रही है उसके बारे में। तो 2015-16 में जब इसका सेंसस कराया गया था तो राजस्थान में कुल खेत जिन पे खेती हो रही थी वो लगभग 76.55 लाख थे, ठीक है। ये जबकि उससे 5 साल पहले इनकी संख्या 68.88 लाख थी। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि खेत और छोटे हुए, उनकी संख्या बढ़ गई, यानी परिवार बढ़ गए तो भूमि जो है और ज़्यादा बढ़ गई, तो खेतों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन खेती की टोटल ओवरऑल एरिया में वृद्धि हुई है नहीं, वो देखने वाली है। तो खेतों की संख्या में तो कुल लगभग 11% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो खेत होते हैं वो अलग अलग प्रकार के माने जाते हैं। वृहद यानी बड़े लार्ज लैंड होल्डिंग होते हैं, मध्यम होते हैं, लघु होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। 10 हेक्टेयर से ऊपर वाले कितने होते हैं, 10 से 4 वाले, 4 से 2 वाले, 2 से 1, 1 से 0, 1 से कम वाले। तो उनको अलग अलग प्रकार में बांटा गया, आगे वो आएगा आपके, उस पर चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल क्या है कि जो 10 हेक्टेयर से बड़े भूमि जो है उनकी संख्या में 11.11% की कमी आई। यानी जितने भी बड़े बड़े खेत जो थे वो संयुक्त परिवारों के पास थे, उनमें विघटन हो गया, उनमें डिसइंटीग्रेशन हो गया, यानी खेत बंट गए। तो बड़ी भूमि जो है वो छोटी हो गई, लेकिन खेतों की नंबर बढ़ गए, लेकिन खेतों के अंदर भूमि जो कम हुई है। वैसे ही यहाँ पर ये बताया गया है कि कुल जोतें जो थी वर्ष 2011 में, कुल जोतों का क्षेत्रफल जो था लगभग 211 लाख हेक्टेयर था। ये था 10-11 में, और 15-16 में ये घटकर 208 हो गया। यानी देखो भूमि जिस पर खेती हो रही है वो कम हुई है, लेकिन खेत बढ़े हैं। तो इतना 1.24% की कमी इसमें देखी गई है। अगेन यही बातें जो है इसमें बताया गया। अब देखिए अलग अलग प्रकार के खेत होते हैं, अलग अलग प्रकार की लैंड होल्डिंग होती है। मार्जिनल यानी सीमांत, ये लघु, ये अर्ध मध्यम और एक बड़ी। तो राजस्थान में अगर देखेंगे तो 2015-16 में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो क्रम से जो क्षेत्रफल है वो अगर आप देखोगे 19.79 जो है मार्जिनल यानी 1 हेक्टेयर से कम वाले हैं। फिर लघु वाले 10.50 है, 1 से 2 वाले हैं। अर्ध मध्यम जो 4 से लेके और 2 के बीच वाले हैं वो 5.67 है। इनमें सब में कमी हुई है, ठीक है। तो उसके बारे में ये बताया गया है। तो एक तो ये आपको फैक्ट याद रखने पड़ेंगे।
दूसरा, राजस्थान में जो महिलाओं के नाम पर जो खेत होते थे, महिलाओं के नाम पर खेतों की संख्या बढ़ी है। पहले ये थी कि 2010-11 में जब इसकी ये 2015-16 इसलिए कि इसी साल सेंसस हुआ था, ये जो है भूमि जोत की गणना यानी खेतों की जो है गणना की गई थी। उससे 10 साल पहले, उस 2015-16 से 5 साल पहले महिलाओं के नाम जो खेत जो थे वो 4.56 लाख थे, जो बढ़ के 7.77 लाख हो गए, यानी लगभग इसमें 41.94% की वृद्धि हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पर सवाल आ सकता है आपके। फिर इसके बाद में आप देखोगे इसी के बारे में बताया गया है कि ये कुल भूमि जोतों को छोड़। फिर मानसून के बारे में चर्चा की है। राजस्थान में मानसून 15 जून को आ जाता है, याद रखिएगा। पिछले साल जो है लगभग जो है 37.9 34% से ज़्यादा बारिश हुई है। औसत हमारी जितनी होती है उससे ज़्यादा हुई है। ये औसत का ये दिया हुआ, इसके मुकाबले इतनी हुई है। अब तीसरी जो पॉइंट याद रखने का वो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना हुआ है। 2022-23 में हमारा जो टोटल खाद्यान्न हुआ है वो हुआ है 253.99, यानी लगभग 254 लाख मैट्रिक टन जो है वो इतना अनाज हमने पैदा किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9.71 अधिक है। अब आगे टेबल आ जाएगी, उसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। अब हमारे यहाँ पे फसलें 3 प्रकार की होती है, मोटे रूप में 2 तरीके की मानी जाती है। एक होती है खरीफ की, जो कि नॉर्मल बरसात में होती है, जिसमें आपके जुलाई जो सावन का महीना होता है उसमें बोई जाती है, और उसको जो है बाद में अक्टूबर-नवंबर में दिवाली के आसपास उसको काट लिया जाता है। दूसरी होती है रबी की, जो कि सर्दियों में अक्टूबर-नवंबर में उसको बुआई की जाती है और फरवरी-मार्च में उसको काटा जाता है। तो खरीफ की फसल जो है वो सामान्य वर्षा की रहती है, रबी की होती है वो जनरली सिंचित होती है। और राजस्थान में 2022-23 में खरीफ में 97.38, देखो 254 में से 97.38 हुए हैं खरीफ में। और तो इसका मतलब क्या, सिंचित जो है क्षेत्रों में ज़्यादा फसल हो रही है बजाय उसके बरसात वाले में। तो इसका मतलब ये है कि खरीफ का जो खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 97.90, लगभग 98 लाख टन जो है, इतना जो है खरीफ में उन्होंने उत्पादित किया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14.17% अधिक है। रबी में यहाँ आओगे तो लगभग 156, तो 156 तो है रबी में, ठीक है, और 98 है खरीफ में। तो रबी की फसल, सिंचित फसल जो सर्दियों में बोई जाती है और होली के आसपास काटी जाती है, वो ज़्यादा है। बस ये आपको याद रखना है। दोनों में वृद्धि हुई है, लेकिन ये टेबल जो है आपको शो कर, अच्छा जो हमने भूमि जोतों के बारे में कहा था उसके बारे में ये टेबल बता रही है कि सीमांत में कितना होता है 1 हेक्टेयर से कम, लघु में कितना होता है 1 से 2, अर्ध मध्यम में कितना 2 से 4, और मध्यम में 2 से 10, और बड़े जो लैंड होल्डिंग होती है वो जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले, उनमें क्या क्या जो है ये संख्या है, याद रखिएगा, हज़ार में संख्या है, कितना जो है वृद्धि हुई है, और ये हेक्टेयर में। तो ये मैंने इसमें सर्किल कर दिया आपको। इसमें दो तीन चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। इसमें पहला तो है कि ओवरऑल आप देखोगे कि टोटल जो संख्या में कितनी वृद्धि हुई है कितनी नहीं हुई है, वो आपको यहाँ नीचे मिलेगी। ये वाले डेटा आपको याद रखने। अब देखिए आप 2011 में जो जोतों की संख्या जो 10-11 में 15-16 में क्या फ़र्क आया है। 2011 में लगभग 6,000 मतलब 6,888 का डेटा, वो बढ़ के 7,655 हो गया, यानी 11% की जो टोटल संख्या नंबर्स में वृद्धि हुई है। नंबर्स वृद्धि होने का मतलब क्या, खेतों के टुकड़े बढ़े हैं, जबकि ओवरऑल एरिया आप देखोगे तो वो कम हुआ है खेती के अंदर। बस ये आपको याद रखना, बाकी ज़्यादा इसके डिटेल में जाओगे तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, वो समझ आ जानी चाहिए आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब अगेन खरीफ और रबी की फसलों की बात करें तो हमने देखा था कि रबी की फसल हमारे यहाँ पे ज़्यादा होती है, खरीफ की कम होती है। ये आपको लाख हेक्टेयर में बताया गया है कि कितने क्षेत्रफल में कितनी खेती होती है। तो दलहन और अनाज जब मिल जाते हैं तो खाद्यान्न होते हैं टोटल। और तो आप ये देखिए हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये अनाज है, अनाज में खरीफ और रबी का ये परसेंटेज है, लगभग डबल का है। दलहन में देखोगे रबी और खरीफ में इतना फर्क नज़र नहीं आएगा। टोटल में अगर आप देखोगे टोटल 154 जो है 2022-23 में 154 मैट्रिक टन जो है हमने, लाख मैट्रिक टन जो है हमने, सॉरी ये तो एरिया का, सॉरी ये वाला फैक्ट याद है, ये तो एरिया आ जाएगा। एरिया वाइज भी अगर देखोगे तो इसमें लगभग जो क्षेत्रफल आप अगर देखोगे तो ये स्टेडी है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। लेकिन प्रोडक्शन में देखोगे तो आपको बहुत फर्क समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल प्रोडक्शन हमारा 22-23 में हुआ है 253, 21-22 में हुआ है 231, लेकिन 2020-21 में है 273। यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो पीरियड है ये कोरोना का काल है, ये आप याद रखिएगा।
तो कोरोना पीरियड में हमारा जो प्रोडक्शन था बहुत ज़बरदस्त था, आज भी बेंचमार्क है। अभी भी हम पिछले 2 सालों में इसको तोड़ नहीं पाए हैं। पिछले साल के मुकाबले हमारा टोटल खाद्यान्न बढ़ा है, लेकिन कोरोना के मुकाबले ये कम हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और रबी और वाली की हमने चर्चा पहले कर ली है। वैसे ही तिलहन के बारे में आप देख सकते हैं, तिलहन का आप टोटल प्रोडक्शन आप देखेंगे तो इस साल हुआ है 99.78, पिछले साल था 102, तो पिछले साल के मुकाबले इस बार इसमें कमी देखने को मिली। ये कोरोना वाला छोड़ दीजिए, कोरोना में तिलहन कम हुए थे। गन्ने का अगर देखोगे तो 22-23 में ये 2.18 है टोटल प्रोडक्शन इसका, जबकि पिछले साल के मुकाबले इसमें कमी देखने को मिली, गन्ने में बहुत कमी आई है। वहीं कपास की गांठें अगर देखोगे 170 किलो की गांठ मानी जाती है, तो टोटल गांठें जो लाख में अगर आप देखोगे तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कोरोना पीरियड में एक कम है। तो ये पूरी जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर प्रश्न आएंगे आपके। अगेन ये प्रोडक्शन इसमें दिया गया है, इसको टेबल से दिखाया गया है, सॉरी जो बार चार्ट है उससे दिखाया गया है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल आपको इसमें से मिल जाए। तो अब आप देखेंगे कि टोटल अगर खाद्यान्न, जैसे खाद्यान्न का ये यहाँ पे दिया गया है 20-21, 21-22 और 22-23 में ये आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ से ये बड़ा है, यहाँ नीचे गया, यहाँ पे गया है। वहीं आप जो दालों में देखोगे, दालों में लगभग प्रोडक्शन जो है लगभग बराबर बराबर सा रहा है। तिलहन में देखोगे तो बिल्कुल खाद्यान्न के उल्टा हुआ है, तो एक में तो है ए टाइप का बन रहा है कर्व, एक में वी टाइप का बन रहा है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब ये बताता है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में बहुत ही आधिकारिक टेबल दी, जनरली अच्छी किताबों में नहीं मिलती। इसने खुद राजस्थान सरकार बता रही है कि राजस्थान किन किन क्षेत्रों में नंबर 1 पे है। तो बाजरा में, सरसों में, पोषक अनाजों में, न्यूट्रिशियस फूड जो है, सुपर फूड है, जो टोटल ऑयल सीड है उसमें, इसमें राजस्थान नंबर 1 पे, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे राजस्थान किस में, कुल दलहन में और मूंगफली में, ये सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे राजस्थान किस में, चना, ज्वार, सोयाबीन वगैरह में थर्ड नंबर पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आप याद रखिएगा। फिर हमारे यहाँ पर अलग अलग कृषि जो संस्थान हैं उन्होंने एग्रीकल्चर के अलग अलग जोन बनाए हुए हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना रेनफॉल होता है, कितनी बारिश होती है और किस तरह की मिट्टी, उसके आधार पर राजस्थान को जो है इन्होंने टोटल जो भारत में ICAR करके एक संस्थान है उसने अलग अलग भागों में बांटा है। राजस्थान के लिए उन्होंने टोटल 10 क्षेत्र बताए हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। 10 क्षेत्रों के उन्होंने कोड भी दिए, 1A, 1B, 1C। ये वाले जो है जो पश्चिमी है सूखे हैं, तो 1A को शुष्क पश्चिमी जो है बाड़मेर और जोधपुर। उत्तर पश्चिमी सीजन 1B में हनुमानगढ़ और गंगानगर आ गए। फिर 1C में जैसलमेर और चूरू आ गए। इनकी खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है, ये तो इतने नहीं पूछेंगे, लेकिन ये वाले जिले जरूर आपसे पूछेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको ये वाला पोर्शन थोड़ा सा देख के जाइएगा। 10 प्रकार के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है हमारे यहाँ, 10, ये RS मेंस में भी कई दफ़ा पूछा गया है। पहली बार राजस्थान सरकार ने एक सेपरेट एग्रीकल्चर बजट दिया है। पहले सेपरेट जो है यूनियन बजट, जो संघ का बजट आता था, उसमें वो रेल बजट अलग हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको मर्ज कर दिया। अब एग्रीकल्चर को एक विशेष फोकस देने के लिए अलग से एग्रीकल्चर बजट पेश किया गया राज्य में पहली बार, और उसका जो मोटो जो दिया गया वो समृद्ध किसान, खुशहाल किसान दिया गया। प्रॉस्परस जो है पीजेंट की बात की गई है। तो इसमें उन्होंने क्या क्या प्रावधान किया वो आपको याद रखना। तो टोटल जो बजट है उसका आकार जो है वो करीबन 78,000 करोड़ का था, 78 के 79,000 करोड़ समझ लीजिए। उसमें सबसे ज़्यादा पैसा कृषि अनुदान में दिया है, दूसरा एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी बैंकों से जो लोन मिलेगा किसानों को वो दिया गया, और तीसरा आधारभूत संरचना यानी नहर डिग्गी जो बनेंगे उसके ऊपर। ये याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे इसमें। वैसे कुछ सेम इसी में ये दिया गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सी योजनाएं चल रही है, सब आप याद नहीं कर सकते। बीज से रिलेटेड एक मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है, वो 3 कृषि जलवायु खंडों में चल करने के लिए इन जिलों में स्टार्ट किया, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में की गई। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अभी जो है इसमें एग्जीक्यूट 3 में की जा रही है, लागू 10 में हो चुकी है। इसके अलावा ये छोटी छोटी योजनाएं, इनमें ज़्यादा दिमाग मत लगाएगा, नहीं कुछ भी नहीं पूछेंगे इसमें से। फिर ऑर्गेनिक, ताराबंदी वगैरह, इसमें क्वेश्चन नहीं बनते, इंपॉर्टेंट चीज़ें होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चल रहा है, पुराना है काफ़ी, तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इसमें 2007-8 से चल रहा है। 60-40 का 60 रुपये केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार 40 रुपये पैसे देगी, उस हिसाब से 14 जिलों में चला जा रहा है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी की योजनाएं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं, पुरानी योजनाएं नहीं पूछेंगी उसमें से। एक जो है सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो इम्पोर्टेंट, उसका मैनेजमेंट। तो ये राज्य के सभी 352 ब्लॉक्स में चल रही है, 1760 गाँव में ब्लॉक में उनमें चयन किया गया है। तो एक ही थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सारी परंपरागत वगैरह में जनरली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा।
अगला जो टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यानी एक हेक्टेयर में कितना किलोग्राम हम जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर उत्पाद हम लेते हैं। तो अनाज की उत्पादकता 2021-22 में 62.21% थी, दलहन की थी 54.30 और तिलहन की थी 36.6। मतलब अगर एक खेत से अगर 100 किलो अनाज उत्पन्न हो सकता था, तो हमारे राजस्थान में 62.21% हम जो है उगा पा रहे हैं। बस इसको ध्यान रखिएगा। ये जरूर आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता किस में है, सबसे कम किस में है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता अनाज में है और सबसे कम जो है वो तिलहन में, बस वो देखिएगा। अब इसमें कपास का भी देख लेना बाद में। उद्यानिकी वगैरह में कुछ इंपॉर्टेंट बनता नहीं है, ये कोई काम की टेबल नहीं, इसको मत देखिएगा। एक ये प्रोडक्टिविटी को ही आगे बताया गया, पर हेक्टेयर कितना किलोग्राम हम वो पैदा करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको फर्क समझ में आ जाएगा। 2003 के आंकड़े हैं, 2-3 से लेके ये 5 साल का पीरियड, ये 5 साल का पीरियड, ये इसमें आप प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में ये जो है प्रति वर्ष के आंकड़े निकल के आए हैं। तो लेटेस्ट हमारे पास में एक तो ये अंतिम अभी तक आए नहीं, प्रोविजनल ये वाले हैं। अब आप देखिए कि 2002-3 में, यानी आज से लगभग 20 साल पहले, अनाज की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर जो थी वो करीबन थी लगभग 6 या 7 बीघा कर लो एक हेक्टेयर के अंदर, वो 1294 में लगभग 1300 जो है किलोग्राम उगाते थे। वो बढ़ के अभी जो है कितनी होगी, 2000 होगी, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ी हो। जबकि 2021 में बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी देखना। ये डेटा और ये डेटा आपको सब जगह कंपेयर करना है। यहाँ 407 से बढ़ के 628 होगी, 1058 से बढ़ के 1400, तो ये देखो यहाँ पे 1757 बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है। तिलहन 1086 से बढ़ के 1484 हो गई। गन्ना जो है 51,000 से बढ़ के 75,000 हो गया। और कपास की गांठें जो है वो 286 से बढ़ के 558 हो गई। ग्वार जो है 277 से बढ़ के 419 हो गया। तो ये जो चेंज आया है, ये टोटल इन चेंज को जो है उसका परसेंटेज वगैरह थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस में कमी हुई है, किस में बढ़ोतरी हुई। बस ये ध्यान रखें। अब ये है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक चल रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है, उसमें राजस्थान के 24 जिले, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर ये एक केंद्र सरकार की बहुत ही पुरानी योजना, इंपॉर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें 60-40 का अनुपात है, ये ध्यान रखिएगा। जो काम की चीज़ें वही ख्याल आपको बता रहा हूँ। सौर ऊर्जा से अंडरग्राउंड पानी निकाल के उससे खेती करना, कुसुम योजना, कंपोनेंट बीज, इसमें सरकार जो है वो सहायता देती है। वो केंद्र सरकार का नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय चलाता है। इसको पीएम कुसुम योजना 2019-20 से चल रही है, पूछा जा सकता है। जिसमें खाली स्टैंड अलोन का मतलब एक सिंगल वो पंप लगाया जाता है, वो कितने के 3 HP हॉर्स पावर के, 10 हॉर्स पावर के, 7.5 वाले तक को जो है अनुदान यानी सब्सिडी मिलती है। ये थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ये नया है। और 60 और 40 का जो है इस योजना के अंदर 60% जो है केंद्र का अंश है और बाकी जो है राज्य का अंश है, ये थोड़ा देख लीजिएगा। एक ये कृषि विकास योजना में अभी खजूर की खेती और इसका 3-4 तरह के खजूर की खेती लाई गई, जिसमें पिंडी खजूर अलग तरह के होंगे, प्रोसेस्ड खजूर होंगे, उसका चल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो ये देख लीजिएगा आप। अब राजस्थान में अगर खेती की बात करें तो फल, सब्जियां, मसाला, उसकी जो डेटा हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेटा जिसमें दिए गए इन्होंने दिए हैं 2021-22 तक के। तो क्या क्या चीज़ें, कितना हेक्टेयर में खेती हो रही, कितने उत्पादन हो रहा है, कितनी उत्पादकता है। तो यहाँ आप देखोगे सबसे पहले फलों की बात की गई है। तो ये क्षेत्रफल करीबन हेक्टेयर में दिया गया है। 24,000 हेक्टेयर था 20 साल पहले, वो बढ़ के हो गया 78,000। अब आप ये देखिए, ये 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस आपको। फ्रूट्स जो है, अब इसमें कोई भी प्रश्न बन सकते हैं। पिछले 20 सालों में फलों के अंतर्गत राजस्थान की जो भूमि है, जो हेक्टेयर है, वो लगभग 3 गुना मान लो कथन आ गया, बड़ा है। तो वो सत्य कथन है, ये फैक्ट ये को जो है सब्सटेंशिएट करता है ये टेबल। फिर उत्पादकता आप देखोगे मैट्रिक टन में, तो ये जो फिगर है ये लगभग 2,97,000, ये बढ़ के हो गया है 9,56,000। तो ये भी लगभग जो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, उत्पादन। फिर उत्पादकता अगर आप देखोगे पर हेक्टेयर में यहाँ 12,144 थी, वो बढ़ के हो गई है 12,241। तो उत्पादकता बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ये थोड़ा सा सोचने वाला है। तो इस पे प्रश्न बन सकता है। तो फल पे ये थोड़ा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में भी प्रश्न पूछ सकते हैं इससे, इकोनॉमी में। वैसे ही सब्जियों के बारे में, वैसे ही मसालों के बारे में। क्षेत्रफल यहाँ देखोगे तो ये आपके करीबन 1,15,000 जो है हेक्टेयर था सब्जियों के अंतर्गत, जो अब बढ़ के 2 लाख। जितना फलों में ग्रोथ है उतना हेक्टेयर सब्जियों में नहीं हुआ है। उत्पादन यहाँ आप देखोगे लगभग जो है 6 लाख
जो है मेट्रिक टन हुआ है, अब जो है बढ़ के ये 23 लाख हो गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्षेत्र नहीं बढ़ा है लेकिन वो इसलिए आप देखो उत्पादकता पक्का अब बड़ी होगी। यहाँ पे 5,257 है उत्पादकता, ये बढ़ के 11,000, लगभग जो है डबल से ज़्यादा उत्पादकता पर हेक्टेयर सब्जियों में आने लग गई है। अब उसमें जो है वो जो अलग अलग प्रकार के इन्होंने जो माइक्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए हैं, अलग अलग प्रकार के जो एनवायरनमेंट आर्टिफिशियल क्रिएट करके पॉलीथीन के बड़े बड़े शेड के जो इन्होंने स्टार्ट की है सब्जियों का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, उसका भी इसको क्रेडिट जाता है। फिर स्पाइसेस मसालों में अगर आप देखोगे, मसालों के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के मसाले राजस्थान में होते हैं उसमें भी क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था। वो आज से 20 साल पहले 2-3 के अंदर, सन 2002-3 के अंदर अगर आप यहाँ देखोगे तो लगभग 4,53,000 था, जो बढ़ के जो 8 लाख यानी जस्ट डबल हो गया है। तो बाकी डेटा भी उसी तरह से बढ़ गए हैं। प्रोडक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा सा ठीक देखने को मिला है। ये भी ओवरऑल कंपेयर करने की चीज़, इसके विद इन भी इसमें भी कंपैरिजन हो सकता है कि फलों में कितना एरिया है, सब्जियों में कितना है, मसालों में कितना है, कितना प्रोडक्शन यहाँ पे अलग अलग, तो वो भी आपको थोड़ा सा देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको ढंग से पढ़ के जाएगा। एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस आपके पास में हो गई तो आप उसको बेचने के लिए जाओगे। बेचने के 3-4 तरीके हैं। पहला ये है कि आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो खुद सरकारी मंडियाँ, वहाँ जाओगे। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है, वहाँ जा सकते हो। प्राइवेट आदमी को दे सकते हो, उसके अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने से किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो, तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म सरकार ने चलाया हुआ है, जिसको न्यूनतम जो समर्थन मूल्य, न्यूनतम खरीद मूल्य, न्यूनतम सावित्रिक मूल्य, अलग अलग प्रकार के नाम से बुलाया जाता है। तो वैसे एक योजना है राजीव गांधी कृषि साथी सहायता योजना, एक ये नई चलाई गई है। इसमें कुछ जो है इंश्योरेंस वगैरह का प्रावधान किया गया है। तो उसमें ये कुछ बातें कि उस मंडी में रहने वाले जो लोग होंगे उनके लिए उन्होंने क्या क्या सुविधाएं की, जो जिसमें ज्योतिबा फुले नाम की एक योजना भी चल रही है। एक बार इस पर प्रश्न भी पूछा गया। राज्य में जो मंडियां हैं जिन पे खरीद होती है, उनको उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू के आधार पे अलग अलग प्रकार ने बांटा है। सुपर ए बी जो है, और ये मंडी, ये 4 प्रकार की जो है, ये खुद बता रही गवर्नमेंट की इस तरह से जो है मंडियों को हमने बांटा है। एक योजना चल रही है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी, इसमें क्या क्या सुविधाएं देते हो, नाम पढ़ लो बस, ये सिर्फ नाम ध्यान रखना और कुछ नहीं। इसमें मंडी में काम करने वाले लोगों के लिए, ये किसानों के लिए नहीं, आप ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। एग्रीकल्चर में सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसलिए यही बातें इसमें दी गई है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक बोर्ड है जिसको जो है उसमें निर्यात प्रोत्साहन नीति एक सरकार ने निकाली थी 2019 में, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसमें उन्होंने ये था कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट वगैरह होगा तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा धरातल पर इसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिला। बस ये कब आई है योजना, ये आप ध्यान रखिए। फिर ये केंद्र कितनी सहायता वायता देते, इसमें कोई प्रश्न नहीं बनेगा आपसे, मतलब अच्छा एग्जाम दे रहा आपसे कोई प्रश्न इसमें नहीं बनाएगा। एक कृषक कल्याण कोष बनाया है जो कि 1,000 करोड़ की राशि से बनाया गया है। दिसंबर 2019 में इसका गठन किया गया था। कुल राशि जो है 2,000 करोड़ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बांटी गई है। तो थोड़ा सा एक इसका आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा फिर अगला जो टॉपिक इसमें पूछा जाता है, वो पूछा जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद में, वो है राजस्थान में वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन कितने हैं। तो राजस्थान में वैसे तो पूरे भारत के 1% से थोड़े से ज़्यादा जो है वाटर रिसोर्सेज हैं। तो ग्राउंड वाटर कितना है, उसके लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है। तो अभी राजस्थान में वृहद मध्यम लघु सिंचाई योजनाएं चल रही है। इतनी लगभग 39.07 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं उनके नाम इसमें इन्होंने दिए हैं। वो ये 2022-23 में 8 वृहद जो है सिंचाई योजनाएं चल रही हैं, इनके नाम आप ये देख सकते हो। फिर मध्यम वाली योजनाओं के नाम, ये थोड़े से नाम एक बार सिरे से देख सकते हैं इसमें। तो बड़ी वाली योजनाएं जो हैं, ये जैसे परवन हो गया, धौलपुर लिफ्ट योजना हो गई, नर्मदा नहर योजना हो गई, नवनेरा बैराज हो गई, ये राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना हो गई। एक एक नज़र इन पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद में एक राजस्थान के मरु क्षेत्र में वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है, पुनर्गठन परियोजना योजना। ये राजस्थान में जो चलाई जा रही है, इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जो ज़िले हैं उनमें चलाई जा रही है। अब नए ज़िले आने के बाद में बढ़ जाएगी। इसकी समय अवधि जो है 7 वर्ष है, वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। वैसे ही छोटी मोटी पुरानी योजनाएं, इन पर सवाल ज़्यादा बनते नहीं हैं, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। ये मैंने कुछ हाईलाइट ऐसे नहीं किया कि इसमें मान लो प्रश्न आए, लेकिन बहुत सवाल बनते नहीं इसमें ज़्यादा।
कोई भी नहीं। उपनिवेशन का मतलब होता है सिंचित क्षेत्र में जो भी भूमि है वो लोगों को बांटना, तो उसमें कितनी लोगों को दी गई, खासकर इंदिरा गांधी क्षेत्र में जो सिंचित क्षेत्र थे उसमें। फिर ये जो इरिगेटेड कमांड क्षेत्र जो है उसके विकास के लिए क्या क्या किया गया। तो पुरानी योजनाएं हैं, जनरली इस पर बनते नहीं हैं प्रश्न। इंदिरा गांधी ने कैनाल के बारे में पूछा जाए 2005 के बाद में यहाँ पर मैं राज्य सरकार के निर्णय ये नहर का कारण पूर्ण मतलब 2005 में फाइनली रामगढ़ तक पहुँचने के बाद में इसको बंद कर दिया गया है। अब जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई योजना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो 16.17 लाख हेक्टेयर जो है टोटल इसमें अभी सिंचाई हो रही है, जिसमें पहले चरण में इतनी जो कि लगभग छतरगढ़ तक है, और सेकंड चरण जो है छत्तीसगढ़ से रामगढ़ तक इतनी की जाती है। सेकंड चरण में ज़्यादा जो है हेक्टेयर सिंचाई हो रही है। बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ये भी इसलिए हाईलाइट किया, गवर्नमेंट का खुद का डेटा है इसलिए आपको, बाकी इसमें कुछ भी पूछे जाने लायक नहीं है। दूसरा वाटर रिसोर्स का पार्ट है वो है जो है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर के बारे में आकलन दे रहा है, आकलन रिपोर्ट 2021 की है। राज्य का 78% क्षेत्र जो है वो ओवर एग्जॉस्टेड हो चुका है, अतिदोहित हो चुका है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और राज्य में भू जल दोहन की दर 150%, यानी कि जितना पानी निकालना चाहिए तो उसे 1.5 गुना ज़्यादा हम जो है ज़मीन से निकाल रहे हैं। एक जल विज्ञान परियोजना विश्व बैंक से चल रही है, केंद्र सरकार की सब पूरी 100% जो है अनुदानित है, सब्सिडाइज है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब राजस्थान में भूजल संसाधन कैसे, उनकी क्या पोजीशन है, जो एक्विफायर हैं अंदर जो ज़मीन के अंदर किस किस स्थिति में है, 3 वर्ष के अंतराल में उनका सेंसस करवाया जाता है। तो 28 सितंबर 2022 को जो है वो ये डेटा हमारे को मिला कि इसमें किस किस तरह के जो टोटल ब्लॉक जो है हमारे यहाँ पर जो वाटर के जो अंडरग्राउंड ब्लॉक है वो 302 हैं, जो कि पहले 2020 में थे 295, नंबर बढ़ गए हैं। अब इसमें सुरक्षित कितने हैं, अर्ध विषम कितने हैं, विषम कितने हैं, अतिदोहित कितने हैं। तो अतिदोहित जो है टोटल 302 में 219 तो अतिदोहित है। तो ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, यानी ज़्यादा पानी इसमें निकाला गया है। फिर एक अटल भूजल योजना भारत सरकार विश्व बैंक से चल रही है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। जल ग्रहण विकास योजना जो चल रही है वो टोटल जो एरिया उसका 101 लाख हेक्टेयर जो बंजर भूमि और 8.16 जो है वाटर रिसोर्स, उसका डेटा दिया गया, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। फिर इसके अलावा जो अगले जो प्रश्न है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आने के बाद में उसको कहाँ पर गोडाउन किया जाएगा, कहाँ उनका भंडारण किया जाएगा, उसके लिए भंडारण निगम बना हुआ है, उसके बारे में फैक्ट दिए गए, वो थोड़ा देख लेना हमारे को कि राजस्थान में टोटल भंडार गृहों की संख्या कितनी है, 93। एक तो ये ध्यान रखना है। क्षमता कितनी है, 2.39 लाख जो है वो मैट्रिक टन इसकी क्षमता है। कितना यूज़ हो रहा है, 43% हो रहा है। ठीक है, भंडारण क्षमता टोटल जो है ये 2022-23 की जो टोटल कितनी बड़ी है वो 15.90। बस ये थोड़ा सा आपको डेटा याद रखना और कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो एग्रीकल्चर का पार्ट खत्म। अलाइड सेक्टर में पहला आता है लाइव स्टॉक यानी पशुपालन, पशुओं के बारे में डेटा इसमें दिएगा। तो पशुओं की जो गणना की जाती है राजस्व विभाग करता है, तो वो 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल जो है 568 लाख जो है पशुधन थे। इसमें 200 और इसके अतिरिक्त 146 जो है पोल्ट्री यानी कुक्कुट है। तो ये थोड़ा सा आपको डेटा आपको याद रखना है। पूरे भारत में अगर 100 पशु हैं तो उसमें 10.60 राजस्थान में है। ठीक है, और उसमें भी अगर देखा जाए तो टोटल अगर बोवाइन्स में अगर देखा जाए कि गौवंश कितना है तो वो 7.24 है। ये फैक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है। भैंसें कितनी है, 12.47 है। बकरियां 14% है। ऊँट जो है 84.43। इसमें कोई भी प्रश्न बन सकता है। बकरियां 10.64% है। दूध के योगदान में पूरे भारत में जितना जो है टोटल जो अगर देखेंगे तो वो उसमें 14.60% राजस्थान का। ऊन में 42.4। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें आपसे प्रश्न बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं, स्टेटमेंट वेस्ट भी बन सकते हैं, ये देख लीजिएगा। बाकी ये नहीं देखना है आपको। अच्छा, दूध का उत्पादन कितना हुआ, 1000 टन में बताया गया दूध में। तो दूध में आप देखोगे पिछले 5 सालों में प्रोडक्शन हमने बहुत अच्छा किया है, ये बड़ा है। मांस का उत्पादन लगभग स्टेडी रहा है लेकिन पिछले साल के मुकाबले। अंडों का उत्पादन भी जो है पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। ऊन का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले लगभग जो है बराबर रहा है। तो ये थोड़ा डेटा आप देख सकते हैं। इसके बाद में अभी हाल ही में एक लंपी स्किन डिजीज़ आई थी, उसके बारे में सरकार ने क्या क्या किया। तो एक डेटा आपको याद रखना है, लगभग इसमें 76,000 पशुओं की मृत्यु हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा बस। ये सरकार खुद बोल रहा। बाकी गोपालन वोपालन ये कोई नहीं पूछेंगे, बहुत पुराने हो गए। डेयरी विकास के बारे में अगर देखेंगे तो डेयरी का काम हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स के बेस पे होता है, जिसमेमें अमूल सरस ये ब्रांड वगैरह आते हैं। तो 2022-23 में कुल जो कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी जो थी वो 17,463 थी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और
उसके संघ बने हुए हैं राजस्थान में। टोटल 24 जो है कोऑपरेटिव के सहकारी संघ बने हुए हैं राज्य के अंदर, और सबसे शीर्ष स्तर पर जो है वो राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है, जयपुर में स्थित है, बस ये जालाना इस पर के पास में। तो एक ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। डेयरी की बाकी थोड़ी, इसमें कुछ नहीं बड़ा इसमें। फिर डेयरी के बाद में है फिशरीज। फिशरीज में हमारे यहाँ पर हमारे चूँकि समुद्र का पानी नहीं लगता है, तो जितना भी फिशरी होती है इनलैंड होती है, तो वो उसमें बताया गया है कि जलाशयों और छोटे छोटे पॉन्ड में लगभग 4.23 लाख हेक्टेयर में हमारे यहाँ पे जो है मछली पालने का काम होता है। तो उसमें हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान 10वें नंबर पे आता है पूरे इंडिया में। अब हमारी जो मछली उत्पादन की जो क्षमता है वो 80,000 मैट्रिक टन है, लेकिन उसमें से हम जो है अभी तक कितना कर पा रहे हैं, 34,336 मैट्रिक टन हमने 2022 में किया। फैक्ट आपको याद रखना बस। हालांकि संभावना कम, इसमें कुछ नहीं पूछेंगे, बाकी छोड़ो इसमें कुछ। अभी हाल ही में 3 जलाशयों में चल रही है, जयसमंद, बजाज सागर और कडाना बैंक, ये थोड़ा सा एक आप देख सकते हैं। अच्छा, इन मछुआरों की भी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ लगभग 57, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसमें। फिर आ जाता है लास्ट अलाइड सेक्टर, उसका नाम है वानिकी यानी फॉरेस्ट्री। इससे रिलेटेड भी फिगर आपको अगर देखने हैं तो राज्य के कुल घोषित, तो ये राजस्थान का जो वन क्षेत्र है वो लगभग 32,864 जो है वो वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के टोटल एरिया का 9.60 है। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अब राज्य में वन आच्छादित जो सघन जो है वन, वो टोटल 4.87% है। तो ये वन वो रिपोर्ट आती है, उसमें ये टोटल जो है हमारे को डेटा वगैरह मिलते हैं। ये आपको थोड़े से पढ़ लेना, इस पर प्रश्न बनते हैं, ज्योग्राफी के बनते हैं, इकोनॉमिक्स के कम बनते हैं सवाल। अब राजस्थान में इको टूरिज्म बढ़ाने के लिए 3 राष्ट्रीय उद्यान, 27 वन्यजीव अभ्यारण्य, 18 संरक्षित क्षेत्र, 4 बायोलॉजिकल पार्क है। इस पर कई बार किताबों में आपस में डिस्प्यूट रहता है, ये भारत सरकार का आंकड़ा है, इसलिए यही आपको मानना पड़ेगा। एक योजना लव कुश वाटिका चल रही है इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 2 करोड़ की लागत से। थोड़ा सा टाइम मिले तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा पर्यावरण विभाग में जो साइंस टेक्नोलॉजी वाले में देखेंगे उसमें कुछ आएगा। एक बायोडाइवर्सिटी का जो स्टेट बोर्ड है वो 2002 के अधिनियम के तहत जो है वो राजस्थान में भी अधिनियम पारित किया गया, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड राजस्थान जैविक विविधता नियम जो है 2010 में बनाया गया। एक्ट बनने के बाद नियम बनता है, तो 10 साल बाद में, लगभग 8 साल बाद में उन्होंने नियम बनाया था। तो ये तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर है। उसी से रिलेटेड एक और सेक्टर है, हालांकि वो अलग बनता है, सहकारिता। तो सहकारिता पर भी कुछ चीज़ें दी गई है। सहकारिता का मतलब ये होता है कि सोसाइटियाँ बनाकर लोग मिल के काम करते हैं, और जो मुनाफा आता है वो फिर जो है वो आपस में बांट लेते हैं। तो उसके ऊपर जो है सहकारिता पे कई बार प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में सहकारी का काम क्रेडिट और नॉन क्रेडिट दोनों प्रकार का होता है। बैंक भी होते हैं और नॉन बैंक भी होते हैं। तो बैंकों में भी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म, एक होते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म बैंक भी अगेन 3 प्रकार के होते हैं, एपेक्स बैंक, केंद्रीय बैंक जिला स्तर पर, और PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो उसके बारे में डिटेल में जब एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव पढ़ेंगे, जब देखें। अभी खाली ये समझ लीजिए राजस्थान में स्थिति क्या है। राजस्थान में टोटल 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है जो जिला स्तर पर रहते हैं, यानी 29 जिलों में। 24 दूध संघ है, 38 भंडार है जहाँ पे सामान बेचने का काम चलता है, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है जो लॉन्ग टर्म का यानी दीर्घकालीन ऋण देते हैं, 7523 प्राथमिक कृषि सहकारी PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है जो जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहा जाता है, GSS भी कहा जाता है सामान्य भाषा में, और सब्जी इत्यादि बेचने की 275 फल सब्जी उपलब्ध कर दिया। ये जो है फैक्ट आपको दिए गए, आपको याद रखने। कोऑपरेटिव जो हमारे सिलेबस में भी कई बार इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें से कुछ भी पूछे जाने लायक नहीं है। अब एक PM किसान पोर्टल चलाया गया है सूचना और प्रौद्योगिकी संचार विभाग ने। ये पोर्टल जो है ये भी वो IT से रिलेटेड है। राजस्थान में कोई नया काम, तो इसमें राजस्थान जो है वो अभी अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। 82.12 लाख किसान जो है इसमें आवेदन कर चुके हैं। तो ये कुल मिला के आपके अच्छा, शहरों में भी कोऑपरेटिव जनरली गांव में काम करते हैं, शहरों में भी कोऑपरेटिव के जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रहते हैं। तो उसके बारे में भी जो है कई बार पूछ लिया जाता है जब कोऑपरेटिव ओवरऑल पूछते हैं। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का है, जिसमें राजस्थान में कुल 37 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जिसमें 4 बैंक जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, 2002 से रजिस्टर्ड है, कोऑपरेटिव से रजिस्टर्ड। और वैसे ही एग्रीकल्चर की खरीद फरोख्त करने के लिए एग्रीकल्चर
प्रोड्यूस यानी कृषि के उत्पाद की खरीद फरोख्त के लिए भी एक जो सोसाइटियाँ होती है वो लगभग जो है 275 जो है राजस्थान में अभी काम कर रही है। उन पर राजस्थान में जयपुर में राजफेड है, कार्यरत करता है। राजफेड आगे दिल्ली में जिसको नेफेड को जो है वो बेचता है, फिर वो आगे FCI को देता है। तो उसकी एक पूरी श्रृंखला है। बट अभी आपको ये फैक्ट याद रखना, बस छोड़िए हम। वैसे ही कॉनफेड है, कॉनफेड जैसे राजफेड काम करता है, किसानों से जो कृषि उत्पाद है उसकी खरीद करता है। उपभोक्ताओं से रिलेटेड अलग अलग भंडार हैं। तो जयपुर में कॉनफेड है, उसके अधीन जिलों में 38 जो है वो होलसेल भंडार वो अधिकृत है। वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी इसमें से कुछ भी पूछे जाने, राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव सोसाइटी लगभग 6000 है, ये एक फैक्ट याद रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। बस आज के लिए इतना, बहुत ही शुक्रिया।